नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मौसम का बदलाव प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा है, लेकिन कई बार ये हमारी सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, गर्मी से बरसात या बरसात से ठंड की ओर शिफ्ट होता है, तो कुछ लोग सर्दी, जुकाम, बुखार या एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। तापमान में गिरावट और हवा में नमी बदलाव वायरस को अपनेपन का मौका दे देता है और पनपने का भी मौका देता है। वहीं बदलते टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने के प्रोसेस में इम्यून सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। इस कारण वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए मौसम बदलने पर जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, हालांकि कुछ सावधानियों को अपनाकर इस जोखिम को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज हम बदलते मौसम में बीमार पड़ने के कारणों पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि मौसम बदलने पर किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इन बीमारियों से बचने की उपाय क्या है। तो बदलते मौसम में किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है और सेहत का आपको कैसे ध्यान रखना है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार, अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हो जा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, तमाम तरीके की बीमारी। अब होता क्या है कि आप गर्मी के मौसम में रहते हैं, गर्मी के मौसम से शरीर को आदत हो जाती है गर्म वायुमंडल में या गर्मी में रहने की एक आदत होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ, शरीर अब सोचने लगता है कि अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और यही कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इम्यून प्रभावित होते हैं। दीपावली के बाद से आप जगह जगह पर देख रहे हैं कि कहाँ जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पर स्थिति खराब है। तो बदलते मौसम में कैसे अपने सेहत का ख्याल रखें, इससे प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है। हम आपको बताएं, हम आपको जागरूक करें कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, मौसमी बीमारियों से कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बदलते मौसम में कैसे खुद का ख्याल रखें। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मौसम में तब्दीली, बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे दर्शक हैं जो सबसे ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं, उनको सर्दी, जुकाम, बुखार इस समय चल पड़ा है, तो कैसे बचें, क्या प्रिकॉशन क्या लें? एक मिनट, एक बाहर से आवाज बंद कर सकता हूँ प्रोग्राम। देखिए क्या होता है, जब सर्दी आती है तो कई प्रकार के प्रॉब्लम हमें खड़े होते हैं। जी। और उसके अंदर सबसे पहले हमें याद रखना है कि सर्दी में इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी, हम्म। इन्फ्लुएंजा ए और बी, एक रिस्पायरेटरी सिंसिटिव वायरस है, और कोविड है। जो ऐसी बीमारियां आम तरीके से नीचे है वो ऊपर आ जाती है और हम उसके शिकार बन जाते हैं। हम्म। सर्दी में ये होता है कि हम एक कमरे में बैठे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, और एक इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरों को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद जिन लोगों को दमा है, दमे की बीमारी है, हम्म। उनको बीमारी ये सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में एलर्जेंस होते हैं और फफूंद या फंगस होता है। या आप ये सोच लो कि एक्यूआई जब बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर एलर्जन काफी होते हैं, और एलर्जन आने की वजह से सर्दी खांसी ज्यादा होता है। उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, हम्म। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों भी होते हैं। जी। उसके सिवा हमारी चमड़ी, ओठ, हाथ, पांव ये ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, हम्म। कि जो भाग बंद है उस पर सर्दी का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन जो भाग खुला है, जी। आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ओठ है, हाथ और पांव है, इनको एक्जिमा हो जाता है, उनमें सिकुड़न पड़ जाती है। उसके बाद हमें जोड़ों में दर्द होता है, खास करके ऐसे लोग जिनको रोमैटिक और रोमाटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको सर्दी के मौसम में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जिन किसी को पहले कभी चिकनगुनिया होके गया है तो उनका जो जोड़ों का दर्द कम हुआ था, ये सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है।
इसके सिवा फ्रॉस्ट बाइट, यानी जब बहुत ज़्यादा सर्द है तो उसके हाइपोथर्मिया यानी हमारा अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद कई लोगों को हार्ट के और बीपी के प्रॉब्लम होते हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इसके सिवा एक नोवो वायरस नाम का वायरस होता है। वो वायरस हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जुलाब होना, पचन क्रिया, उस पे असर करता है और ये वायरस बहुत काफ़ी आसानी से फैलता है। और इसके सिवा हमारा सर्दी के मौसम की वजह से हम निष्क्रिय बन जाते हैं, हमारा वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने की वजह से जो ओबेसिटी आती है, हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें बढ़ोतरी होती है। सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं, फिर इसके बाद बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बच्चों को कैसे बचाया जाए, बुजुर्गों को कैसे बचाया जाए? क्योंकि युवा जो है वो उनकी इम्यून सिस्टम ठीक होती है और बच्चे और बुजुर्गों की इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत नहीं होती है और उनको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कैसे क्या प्रिकॉशन लें घर पर, अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, घर पर ही अगर कोई उपाय हो तो आप उसको बताएं। सबसे पहले तो एक हमें कबीर का दोहा याद करना है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जी। तो हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, उसको हमेशा के लिए अच्छा बना के रखना है। हाँ। फिर सर्दी आए या कोई एपिडेमिक आए या कोविड आए, हमेशा अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी चाहिए। हम्म। रोग प्रतिकारक क्षमता में क्या होता है कि जो बच्चा 5 साल के नीचे है, उसकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे बनती है। तो 5 साल तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है। या जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 के बाद में, उनके इम्यूनिटी के सेल वीक हो जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे वीक होती जाती है। तो जो बहुत कम उम्र के हैं या बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, उन पर ज़्यादा असर होता है। इसके साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उनकी इम्यूनिटी फ्लक्चुएटिंग होती है। तो इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। हम्म। खास करके जब बाहर निकलते हैं और ऐसे कपड़े पहने कि जो वूलन के हैं, ज़्यादा थिक है, 2-3 लेयर के कपड़े पहन लें। उसके सिवा विटामिन सी, विटामिन डी, हम्म। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट इसका सेवन अपन हमेशा करना चाहिए, लेकिन सर्दी के दौरान बढ़ा लें। पानी खूब पिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक सर्दी है। के मौसम में पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी बाहर नहीं जा रहा है, सूख नहीं रहे, जी। पसीना नहीं आ रहा है। हम्म। ऐसा नहीं होता है। हमारी अच्छा, बॉडी से डॉक्टर पानी साहब एक सवाल चाहिए। और मेरा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पर हाइपोथर्मिया के लोग शिकार हो जाते हैं। क्या अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो जाता है तो प्रथम दृष्टया उसको क्या करना चाहिए? हाइपोथर्मिया के इलाज होता है उसको हाइपरथर्मिया करना। हम्म। तो लॉन्ग प्रोलॉन्ग हॉट वाटर बाथ यानी आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए हॉट वाटर बाथ देना, हॉट फर्मेंटेशन करना और पहले तो उससे बचना है। तो हम्म। बचने के लिए आपको ठंड के जो कपड़े होते हैं, उलन के कपड़े हैं, 2-3 लेयर के कपड़े वो पहनना। हम्म। और हाइपोथर्मिया में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है नाक और मुंह और आंखों को, तो उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना। उसके सिवा रूम में हीटर है या हमारे महाराष्ट्र में लोग वो शेकोटी लगाते हैं, तो कुछ जलाकर थोड़ा धुआं थोड़ा सा वो गर्म हवा क्रिएट करते हैं, ये करना। लेकिन कई बार ये होता है कि खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है। हमें ऐसा लगता है कि हम खिड़की दरवाजे से अंदर ठंडी आने ही ना दें, तो उसके अंदर एलर्जी के प्रॉब्लम बढ़ते हैं क्योंकि एक इंसान को अगर कुछ एलर्जी है, अंदर के अंदर हवा घूम रही है, बाहर से हवा नहीं आ रही है, फ्रेश वेंटिलेशन नहीं है या एयर कंडीशन का अंदर के अंदर अंदर घूम रहा है, उसके भी प्रॉब्लम अलग है। तो हाइपोथर्मिया के लिए कई बार तो जब भी फ्रॉस्ट बाइट वगैरह होता है, सबसे पहले उनको एडमिट करना पड़ता है, काफ़ी हाइड्रेशन देना पड़ता है हाँ। और उनको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और इस ढंग से उसको बचाना है कि फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होके मरे नहीं। हाँ। और उस समय हाइपोटेंशन बहुत बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है और कम अच्छा, भी होता है। बढ़ता क्यों? डॉक्टर साहब आपके जैसा बॉडी कि आप में बता रहे हैं, बहुत सारी खबरें हम दर्शकों को अपने बताते रहते हैं कि ठंड का सीजन जब शुरू होता है, कुछ लोग घर में बहुत ज़्यादा हीटर चला के सो जाते हैं तो दुखद मौत हो जाती है। कभी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो गर्माहट के लिए या अंगीठी जला के सो जाते हैं तो लोगों की मौत की खबरें सामने आती है। हर साल इस तरीके की खबरें आती रहती है। तो आप थोड़ा समझाइए तो कि अभी ठंड का सीजन शुरू हो चुका है, हो सकता है अमूमन ज़्यादातर यही करते हैं, घर में अंगीठी जला लेते हैं और जिनके पास है या तो हीटर जला के सो जाते हैं, पता चला दूसरे दिन मौत की खबर आ जाती है। देखो, एयर कंडीशन में
और हीटर में फर्क है। एयर कंडीशनर का काम ये होता है कि आपको जिस टेम्परेचर में आपको एसी सेट करना है कर दिया, आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। लेकिन हमारे देश के मैक्सिमम लोग, जो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो एसी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर का प्रॉब्लम ये होता है कि वन साइडेड हीट है, वो आपका टेम्परेचर बढ़ा देगी, लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, बाहर से और अंदर से हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो अंदर के अंदर हवा घूमती है, और उसके वजह से कुछ इन्फेक्शन जो अगर किसी में एक आदमी हो गए वो बढ़ेंगे, एलर्जन होंगे, एलर्जन से तकलीफ होगी, या हीट अंदर जा जाकर ड्राइनेस हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आपको enough मात्रा में सही मात्रा में पानी पीते रहना है, लिक्विड पीते रहना है। तो जब भी आप हीटर कहीं लगाते हैं तो आपका बॉडी अंदर से अच्छा हो, उसके लिए पानी या लिक्विड पीते रहना है, ना कि सिर्फ हीटर लगा के आप सो जाओ और फिर सोचो कि आप ठंड से बच गए। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए वेंट, यानी जो आपका भी खिड़की है, दरवाजा है, थोड़ी देर के लिए खोल दो, फ्रेश हवा आने दो, अंदर की हवा बाहर जाने दो, फिर आप बंद करो, इतना कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली वेंटिलेशन बंद करना ये कई मानों में घातक होता है। तो इसलिए हमें वो एक तार्किक की कसरत है कि कितने ठंडी आने दें और कितनी बाहर जाने दें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा हृदय रोग के जो है हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, और बहुत सारे स्ट्रोक्स की घटनाएं जो है बढ़ती हैं। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड किसी को कोई बीमारी है, तो उनको क्या आप सजेशन देंगे, क्या बताएंगे, कैसे वो अपने आप को फिट रखें? जी, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। जब बाहर गर्म होता है तो बॉडी पसीना करके बॉडी को ठंड करती है, ठंड अपने आप ही ठंड क्रिएट करती है। और बाहर जब ठंड है तो ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है अंदर से, तो ब्लड काफी मात्रा में फास्ट बहने लगता है। तो जब ब्लड फास्ट बहने लगता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के और सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको जब ऐसे हालात होते हैं तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हाइपरटेंशन का शिकार है और उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा है तो कभी कभी बहुत ज्यादा चला जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें मॉनिटर करने के लिए ब्लड प्रेशर और हार्ट को मॉनिटर करने का तरीका ब्लड प्रेशर या पल्स है। तो ये देखते रहना चाहिए कि पल्स हमेशा 70, 80, 90, 100 तक रहे, 100 के आगे न जाए। ब्लड प्रेशर हमेशा 120, 130, 140 तक रहे, उसके आगे न जाए। उपलब्ध मात्रा में पानी और लिक्विड पीते रहे, ताकि आप इससे बचा सकते हैं और अपने बॉडी को एक्टिव रखें। ऐसा नहीं कि ठंड, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि ठंड के मौसम में कहते लोग भाई वजन बढ़ जाता है ठंडी के मौसम में। वजन क्योंकि आप निष्क्रिय हैं, काम नहीं करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, खाते रहते हैं, इसलिए वजन बढ़ता है। तो आप वजन नहीं बढ़ने दें, खाने की मात्रा पे कंट्रोल करें, एक्टिविटी करते रहे। आप भले ही घर में आप घूमो, और साइकिल है तो घर में ही साइकिल चलाओ, लेकिन अपने बॉडी को एक्टिव रखो। अगर आप निष्क्रिय बन जाएंगे तो उसके जो स्ट्रोक के या हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ठंड में, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बता दी, अब कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो समझ में नहीं आता है लोगों को, और वो पीड़ित हो जाते हैं अचानक से। तो ठंड में खान पान का किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाएं क्या न खाएं, इन बातों को भी थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए आप। ठंड में बेसिकली हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हल्की चीजें खाते हैं ताकि वो जल्दी पचन हो जाए, क्योंकि आपके इतना भी हम समझाते हैं तो लोगों की एक्टिविटी कम होती है। उसके अंदर थोड़ा सा अच्छी मात्रा में फैट भी खाना चाहिए, प्रोटीन भी खाना चाहिए, एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड। तो आप जी बिल्कुल, लिक्विड डाइट लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी कारणों से बाधित हुई है। रिकनेक्ट होते हैं आपसे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मौसम अगर बदल रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बदलते मौसम में। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, कुछ बोल रहे थे। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। कि लोगों को अपने दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप ठंडी के मौसम में घर बैठे, बाहर जाना ही नहीं आपको, जब धूप निकली तभी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि हम घर में बैठे तो ठंड बसती है, और जब धूप निकल जाती है
बाहर जाने से ठंड कम होती है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, घर में इतनी ठंड है तो बाहर कितनी ठंड होगी। हाँ। तो हम एक्टिविटी चालू रखें, अपना खान पान कंट्रोल करें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, एक्टिविटी करते रहें, निष्क्रिय न बने, अपने नींद का ध्यान रखें, नींद कम से कम 6 से 7 घंटा होना चाहिए, और डिप्रेशन के शिकार न बने। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि पता चला रजाई में घुसे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खूब ठंड में और ज़्यादा इनका हो जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, निष्क्रिय नहीं हो रहे, निष्क्रिय होंगे वो अलग की बात है, लेकिन आजकल के बच्चे रजाई ओढ़ के खूब मोबाइल चलाते हैं। उनकी स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा बढ़ गई है जिससे उनकी आंखें भी बहुत प्रभावित हो रही। उनको भी आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए कि स्क्रीन टाइमिंग अगर बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मोबाइल और स्क्रीन टाइम ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। और जब दूसरी बीमारी जो ठंड की वजह से हो रही है, ये 2 बीमारियां जब मिलती है तो 2 जो गैंग वाले होते हैं और गैंग वार कर सकते हैं, इस ढंग का वातावरण तैयार हो जाता है। तो आपको मैंने कहा कि अपने आप एक्टिव रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल पे एक्टिव रहो, अपने बॉडी को मोबाइल करो, जी। अपने पाँव को मोबाइल करो, अपने हाथ को मोबाइल करो, अपने एक्सरसाइज, अपनी साइकिलिंग करो, अपनी दौड़ लगाओ, थोड़ा बाहर जाओ, ये मतलब है। तो एक्टिव रहो, इसका मतलब आप मोबाइल में और फेसबुक पे और लिंक्डइन पे बहुत जल्दी आप आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत एक्टिव है, इसका मतलब वो नहीं होता है। जी। आजकल के एक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा सोशल, जो ना जेनजी बच्चे हैं, वो तो उनको यही लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ यही। अच्छा, मैं एक बात ये समझना चाहूँगा कि अभी क्या है, लोगों के अंदर बच्चों की बात हो रही थी, एक सवाल और इससे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हुई। पहले क्या था कि बच्चे स्कूल से आते थे, खेलते थे, पार्क में जाते थे, दौड़ते थे, घूमते थे, लेकिन अभी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से अगर इंडिया का रेशियो देखा जाए, पहले हमारे यहाँ शतायु होते थे, 100-100 साल लोग जीते थे, आशीर्वाद भी दिया जाता था, शतायु भव। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं 50-60 65 जो है, जाते जाते लोगों की स्थिति खराब हो जा रही, 70 तक जाते जाते स्थिति खराब हो जा रही। क्या वजह मान रहे हैं जो ये साइकिल चेंज हुआ है भारत में, जो जिंदा रहने की, जो एक हमारे भारत में इतना लंबे समय तक लोग जिंदा रहते थे, हमारे यहाँ नहीं, जापान में सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं लोग, उन वो, लेकिन भारत में कम होता जा रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? आपने बहुत अहम सवाल उठाया है कि जो हमारी एवरेज एज है भारत में 71 है मेल के लिए, 73 है फीमेल के लिए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था एज थे 35, तो वहां से 35 से हमने 70 तक काफी कोशिश कर ली, लेकिन पिछले 8 से 10 साल से ये आंकड़ा वही है, तो 70, 72 आगे नहीं जा रहा है। और जापान में 83 है, और कई जो, बिकॉज हम लोग कई बार तुलना करते हैं, हम पहले 5 में हैं और हम 4th इकोनॉमी बन गए, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफ जो मिलना चाहिए उसके अंदर हम 4th इकोनॉमी नहीं, हम 50 के नीचे है। तो हमारे हालात जो है वो ऐसे हैं कि एक तरफ यानी हमें वेस्टर्न जो वेस्टर्नाइजेशन है उसकी हर चीज हमें चाहिए, और दूसरी तरफ हम हमारा कल्चर भूल गए। तो जब इंसान कल्चर भूल जाता है, अपना दिनचर्या भूल जाता है, एक्सरसाइज भूल जाता है, तो ये हालात होने हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी गलती मैं एक मानता हूं कि हमारा जो कनेक्टिविटी टाइम है, जो कॉस्ट है, वो डाटा सबसे सस्ता दुनिया में भारत में है, और ये डाटा सबसे सस्ता देने में हर इंसान डाटा में बिजी है। तो हर इंसान डाटा में बिजी बिल्कुल, रहेगा, डाटा सस्ता हो गया, आटा रहेगा। महंगा हो गया। डॉक्टर साहब, क्या बोला, आपका सवाल ही पूछा, मैं सुना कह रहा हूँ नहीं। डाटा जो है वो सस्ता हो गया है, लेकिन आटा महंगा होता जा रहा है, मतलब महंगाई बढ़ गई है, कहने का मेरा मतलब ये सही था। है। और ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल से बहुत सारे ऐसे ना, ये जो मैंने बोला ना जेनजी, वो स्क्रॉल करने वाले, आजकल रील वाले इतने बच्चे हो गए हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं। मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, और अपने दर्शकों को, जो हमारे बहुत बुद्धिजीवी दर्शक हैं, वरिष्ठ हैं, उनके लिए ये सवाल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शाम के 6 बजे से पहले आप खाना खा लीजिए, या आप 9 बजे तक खाना खा लीजिए, इसके बाद खाना मत खाइए। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल है कि साहब, जब हम 10 बजे के बाद ही घर पहुंचेंगे, 11 बजे तक हम घर पहुंचेंगे, और ऑफिस में हम रहते हैं, हम अगर लेट नाइट खाना खाते हैं, तो क्या हमारा जीवन साइकिल खराब हो जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट मैं मानता हूं हमारी पीढ़ी का है। हाँ। हमारी पीढ़ी ने क्या किया कि हमारे माँ बाप ने जो किया वो हमने किया, हमारे माँ बाप के माँ बाप ने किया उन्होंने किया, लेकिन हम हर चीज के साइंटिफिक पहलू में नहीं गए, शास्त्रीय पहलू में नहीं गए, कि हर एक चीज के लिए हमारे यहाँ पे साइंस था, और साइंस के बेसिस पे था कि कब खाना खाना चाहिए,
कब पानी पीना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, साइंस के बेसिस पे था। अब अगर हमारे पीढ़ी ने या हमारे पहले की पीढ़ी ने ये साइंटिफिकली हमारे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बताया, तो नेक्स्ट जनरेशन हर चीज साइंस से मानता है। तो हमारा काम यह होगा कि हर एक चीज के पीछे हम कारण मीमांसा करें, साइंस जाने और अगले जनरेशन को साइंस बताए कि हाउ साइंटिफिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दिस टाइमिंग। जी। अगर हम अगले जनरेशन को साइंस से दिखाते हैं, वो मानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो वो कहते हैं कि आपने आपके माँ बाप का सुन लिया, हम आपका नहीं सुनने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम खड़ा होगा और ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। तो हमारे बीच में की जो दरी है, हमारे एक जनरेशन से दूसरे और दूसरे के तीसरे, वो ज्यादा बढ़ते जाएगी। तो हमारे जनरेशन का काम जो है कि हम आगे के 2 जनरेशन देख रहे हैं, तो हम बच्चे के साथ बैठे, बातचीत करें, डिस्कस करें, हमारे पुरानी चीजों की बताए, उसके पीछे कारण मीमांसा करें, साइंस बताए, उनको बाद में वो इम्प्लीमेंट कैसा करते देखे। और जनरेशन जेड या एक्स और वाई या अल्फा आजकल आ गया है, ये क्या करते, आप बोलते हो फॉलो नहीं करते, आप क्या करते हो फॉलो करते। तो अगर माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी बच्चों को बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज अच्छा है, वो देखते हैं आप करते हो क्या। तो अगर आप नहीं करते तो आप इम्प्लीमेंट नहीं, अगर हम करते भी है तो वो करेंगे कि नहीं भरोसा नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है और कहते हैं तो वो सुनेंगे कि नहीं, पक्का भरोसा है कि वो नहीं सुनेंगे। तो हमें हमारे आचरण में ऐसी चीजें लाना है। अच्छा ठीक और है, जब से डॉक्टर साहब पैदा आपने हुए, एक्सरसाइज की बात कही तो मैं और चीज़ें समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, और वो एक्सरसाइज करते करते उनको कार्डियक अटैक पड़ा और वो उनका डेथ कर गए। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो रहा है, नुकसानदायक हो रहा है, हमारा बॉडी सह नहीं पा रहा है और लोग डेथ कर जा रहे हैं? हर चीज एक उपलब्ध मात्रा में चाहिए, उपलब्ध मात्रा में चाहिए। ज्यादातर जहां भी होगी प्रॉब्लम होगा। तो आपको जो आपकी बॉडी क्या सहन कर सकती है उतना ही करना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो करते हैं एक्सरसाइज, ये ज्यादा कोई मेडिकल कंसल्टेशन करके नहीं करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल और ये करके करते रहते हैं। तो और बॉडी का चेकअप ही नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है कि हम लोग हमारा इलाज, हमारा डायग्नोसिस, हमारा हर कुछ पहलू ऑनलाइन जाके करते हैं। और कई बार मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये टेस्ट कीजिए, अरे भाई आपको प्रॉब्लम क्या बताइए ना, आप कैसे टेस्ट करने बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमने सब देख लिया है। तो ये जो हमारा जो जनरेशन आ रहा है, उनका बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि डॉक्टर वो साहब, कंटिन्यू। ये आपका जो कंसर्न है ये बहुत वाजिब है। एक ऐसी स्टोरी भी हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, यूट्यूब देखकर एक पेशेंट ने अपना खुद से ऑपरेशन कर लिया, स्थिति इतनी बेकार हो गई, भयावह हो गई, मरने के कगार पे आया। डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने पूछा भाई कैसे, क्या कर लिया? बोला यूट्यूब देख के हमने ऑपरेशन कर लिया। अब बताइए, यूट्यूब देख के आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या स्थिति होगी? पढ़े लिखे डॉक्टर एक्सपर्ट कहाँ जाएंगे? तो फिर वही स्थिति होगी जो आप कह रहे थे। तो ये सब चीजें लिंक्ड है। हमारा डाटा बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ पे मुबलक मात्रा में यूट्यूब और रील चल रहे हैं और हर कोई एक्सपर्ट है, हर इंसान एक्सपर्ट है। और उसके अंदर कोई छानबीन नहीं हो सकती है कि ये फला फला जो डॉक्टर बोल के बोल रहा है, उसकी डिग्री क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अभी तक उसने क्या क्या किया है, ये कहीं सिस्टम में आता नहीं है। तो हम हर चीज को सैक्रोसैंक्ट न समझे, हर चीज की कारण मीमांसा करें और एक्सपर्ट एडवाइस में काम करें। दूसरी बात, अगर आप यूट्यूब पढ़ के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो फिर डॉक्टर भी वो यूट्यूब पढ़ के पढ़ जाएगा, फिर मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, सही बात डिग्री है। की जरूरत ही। तो हमें कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है हमारे को, हमारे पॉलिसी मेकर को, इम्प्लीमेंटर को, हर किसी को। क्योंकि हम लोग एक डेवलपमेंट के राह पे हैं लेकिन बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए बदलते मौसम को लेकर हमारी चर्चा थी। कोई ऐसी बात जो आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? और होता है ना कभी कभी वो सवाल नहीं उठ पाता, लेकिन अगर आपका ध्यान उस तरफ है तो प्लीज उसको आप बताइए और ये आपका फाइनल कमेंट होगा। मुझे ये बताना है कि आप जो आपके दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात अपने तक सीमित मत रखिए। अपने नियर एंड डियर वन को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने बच्चों को, भाइयों को समझाइए और ये इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कीजिए। अगर आपके यहाँ सर्दी अभी तक ज्यादा आई नहीं है, आने वाली है, अगले 2-3 महीने बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो अभी से
इम्यूनिटी कैसे रखना है, एक्टिविटी क्या करना है, क्या खाना पीना है, ये ध्यान रखिए। और अगर आपको अच्छी बात लगी है, समझी है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस से, मेरे से नहीं और भी कहीं से मिली है, तो दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका काम सिर्फ आपके दायित्व तक नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भरता है, हम इंसान हैं, तो हमारा काम ये होता है कि हमारा पेट भरने के बाद और भी 4-5-10 लोग का पेट भरे। तो हम लोग, हमारे को कोई नॉलेज मिल गया, अच्छी चीजें, तो हम लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ईश्वर को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्दी, अगर ठंड का मौसम है, किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप पहले से ही तैयार रहिए, खाइए पीजिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए। अगर हेल्दी रहेंगे तभी तो आप वेल्दी बनेंगे। नमस्कार।